अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर शफीक जोया। अच्छा बच्चे, हमने वेक्टर्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और हम अभी तक वेक्टर्स के कुछ बेसिक टर्म्स, वेक्टर्स के रिलेटेड बेसिक टर्म्स को सीख रहे थे। तो कल हमने कुछ बेसिक टर्म्स सीखी थी और आज के लेक्चर में हमने कुछ मज़ीद बेसिक टर्म्स सीखनी है जिनमें यूनिट वेक्टर आता है, नल वेक्टर आता है और इक्वल वेक्टर्स आते हैं कि वेक्टर इक्वल कब होंगे। अच्छा बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर क्या है बेटा? यूनिट मतलब इकाई। यूनिट वेक्टर इकाई वेक्टर, एक यूनिट से पता भी चल रहा है, इकाई से एक। तो यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर है बेटा? हमारे पास ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो सिर्फ और सिर्फ जाहिर करता है डायरेक्शन को। जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो सिर्फ और सिर्फ जाहिर करता है डायरेक्शन को। और बेटा इस वेक्टर की फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखें क्या है बेटा? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? मैग्नीट्यूड, जिसामत कितनी हो गई? 1। साइज कितना हो गया? 1। एंड यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और वो सिर्फ और सिर्फ जाहिर करता है डायरेक्शन को, सिमत को। ऐसे वेक्टर को हम नाम देते हैं यूनिट वेक्टर। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास अगर कोई वेक्टर है, लेट्स से यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए, कोई वेक्टर है हमारे पास ए, तो हम इसके यूनिट वेक्टर को कैसे जाहिर करेंगे बेटा? हम ए लिखेंगे और इसके ऊपर एक कैप, हैट लगा देंगे। तो ये इस वेक्टर ए का क्या हो जाएगा? एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और बेसिकली इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को जाहिर करना। किस चीज की डायरेक्शन को जाहिर करना? इस वेक्टर ए की डायरेक्शन को जाहिर करना। अच्छा बच्चों, तो हम इस यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कैसे करते हैं? इस यूनिट वेक्टर को बच्चों फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लेट्स से फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द, यूनिट वेक्टर को बेटा हम लोग फाइंड करते हैं कि कोई भी वेक्टर है जिसका यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए के ऊपर हम क्या लगाएंगे बेटा? हैट। तो ये आ गया ए का यूनिट वेक्टर। ए हैट इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आप क्या करें, जिस वेक्टर का भी आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, जिस वेक्टर का भी आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करेंगे। कि आपने वेक्टर को क्या कर देना है? वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कौन सा वेक्टर आ जाएगा? यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब बच्चों आपने याद रखना है कि इस यूनिट वेक्टर की कोई डायमेंशंस नहीं होती। डायमेंशंस हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। हम देखेंगे कि इसकी डायमेंशंस क्यों नहीं होती। अच्छा बच्चों, कोई ये कंसेप्ट हमें मजे से समझ नहीं आया कि क्या मतलब कि हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आएगा, सिर्फ डायरेक्शन आ जाएगी। ऐसा वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को जाहिर कर रहा होगा। इस चीज़ को हम इस एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं कि जब भी हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और वो सिर्फ और सिर्फ जाहिर कर रहा होगा डायरेक्शन को। तो बेटा क्या है? फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ अ फोर्स 30 न्यूटन ईस्ट। आपने क्या करना है बेटा? एक फोर्स है 30 न्यूटन जिसका मैग्नीट्यूड है, ईस्ट उसकी डायरेक्शन है। आपने इस वेक्टर का क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर। तो कैसे बेटा? फोर्स F है तो इसके यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करेंगे F हैट के साथ। तो क्या हो गया? F हैट यूनिट वेक्टर ऑफ द फोर्स F इज इक्वल टू वेक्टर F डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कि वेक्टर F को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। अब बेटा वेक्टर F क्या है? ये है वेक्टर F 30 न्यूटन ईस्ट। 30 न्यूटन ईस्ट, आपने इसकी जगह क्या लिख दिया? 30 न्यूटन ईस्ट डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और बच्चों मैग्नीट्यूड में आपको बता चुका हूं कि नंबर विद यूनिट, ये चीज कहलाती है मैग्नीट्यूड। तो आप क्या करें बच्चों? 30 न्यूटन ईस्ट को डिवाइड कर दें 30 न्यूटन उसके मैग्नीट्यूड के साथ। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली 30 न्यूटन। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब बच्चों क्या होगा? 30 न्यूटन के साथ कैंसल। तो हमारे पास फोर्स का यूनिट वेक्टर क्या आ गया? 1 ईस्ट। ऐसा वेक्टर आया है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 और
किस चीज को जाहिर कर रहा है? डायरेक्शन को। और बेटा इस यूनिट वेक्टर की ना कोई यूनिट है कि ये 1 न्यूटन नहीं आया, ना इसकी कोई यूनिट आ रही है और ना इसकी कोई डायमेंशन होगी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था यूनिट वेक्टर का कि यूनिट वेक्टर कैसे आपको मिलता है कि किसी भी वेक्टर को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो हमारे पास कौन सा वेक्टर आया? यूनिट वेक्टर आया। अच्छा बच्चों, अब हम कुछ कन्वेंशंस पढ़ते हैं। पहले हमेशा इस चैप्टर में जब भी मैंने डायरेक्शन की बात की ना, तो मैं कहता था कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कि कोई वेक्टर डायरेक्टेड है नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ। लेकिन बच्चों फिजिक्स में हम चलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ हम चलते हैं और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। तो बच्चों हम देखते हैं कि किसी भी वेक्टर को हमने अगर एक्स एक्सिस में उसकी डायरेक्शन हो तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वाई में हो तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा और जी में हो तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। अच्छा बेटा, अब आपने ये कन्वेंशंस याद रखनी है कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस में है, उसको हम नाम देते हैं आई कैप। और ऐसा वेक्टर जो y के अलोंग, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो y के अलोंग डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है, उसको हम डिनोट करते हैं j कैप के साथ। और ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास z एक्सिस इधर, लेकिन मैं इसको शो इधर कर रहा हूं बेटा क्योंकि बोर्ड पर हम इसको इधर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ऐसा वेक्टर जो z एक्सिस के अलोंग हो और जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको हम डिनोट करते हैं k कैप के साथ। तो बेटा अभी आप भूल जाएं वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपने याद रखना है x में i कैप, y में j कैप और z में k कैप। बेटा ये बेसिकली ऐसे हैं कि ये x, y और z आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना। आप ऐसे समझें कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो बेटा आपको ना ये जो ग्लू, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, तो ये जो आपको एक छोटा सा वेक्टर, आप इसको सपोज कर लें इसकी कैप को, तो ये एक यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। ये हमारे पास इसकी जो ग्रीन कैप है y एक्सिस में, ये हमारे पास ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये y एक्सिस, और ये हमारे पास z एक्सिस। तो ये बेटा हमारे पास k यूनिट वेक्टर है अलोंग z एक्सिस जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो जाहिर कर रहा है डायरेक्शन को अलोंग z एक्सिस के। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है नल वेक्टर का। उससे पहले सॉरी, आप एक चीज समझें, हमारे पास सरफेस नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? सरफेस वेक्टर क्या होता है? बेटा ऐसा वेक्टर जो किसी सरफेस के नॉर्मल हो। जैसे बेटा ये सरफेस है तो ये ऐसा वेक्टर है जो इस सरफेस के नॉर्मल है। नॉर्मल का क्या मतलब है बच्चों? नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास सरफेस है, तो ये हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है, फर्ज किया, जो इस सरफेस के क्या हो बेटा? नॉर्मल हो। तो इस सरफेस के जो नॉर्मल वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन, इस वेक्टर की डायरेक्शन जो इस सरफेस के नॉर्मल है, इसकी डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए जो वेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम जाहिर करते हैं एन कैप से। एन कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। जो सरफेस के नॉर्मल हमारे पास वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए हम एन कैप इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कंसेप्ट आता है नल वेक्टर का। तो नल अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो है, जिसकी जिसामत, जिसका साइज क्या है? जीरो है और उसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है। ऐसे वेक्टर को हम नाम देते हैं नल वेक्टर का। इट इज डिनोटेड बाय ओ, इसको हम डिनोट करते हैं ओ के साथ। अब बेटा हमारे पास ये वेक्टर, नल वेक्टर हमें हासिल कैसे होता है? लेट्स से बेटा हमारे पास ये एक वेक्टर है ए, आप इस ए वेक्टर को इसके नेगेटिव के साथ ऐड करें। बेटा ये आ गया इस वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर। आप बेटा इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें, हेड टू टेल रूल से ही हम लोग ऐड करते हैं। तो बेटा ये आ गया ए और आप बेटा दूसरे वेक्टर की टेल को पहले के हेड से जोड़ें, तो ये आ गया नेगेटिव ए। अब बेटा रिजल्टेंट ड्रॉ करें,
तो रिजल्टेंट ड्रॉ करना है तो पहले की टेल और आखिरी का हेड आपस में मिल चुके हैं, तो हमारे पास क्या कोई रिजल्टेंट की लेंथ आएगी? रिजल्टेंट की कोई लेंथ नहीं आएगी। इसका मतलब है रिजल्ट का मैग्नीट्यूड क्या हो चुका है? नल हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है। और अब हम कहेंगे कि उसकी कोई भी, यहाँ से हम नल, उसका लेंथ ज़ीरो हो गई, तो ज़ीरो लेंथ मतलब एक सिंगल डॉट रह गया है, तो उससे हम किसी भी डायरेक्शन को अखज़ कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमने कहा अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो, अ वेक्टर ऑफ ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, कि ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है और उसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का क्या मतलब है? उसकी खुद मुख्तियार डायरेक्शन है। तो यहाँ पर एक डॉट बच गया है, आप इससे कोई भी डायरेक्शन अखज़ कर सकते हैं। तो ये वेक्टर हमारे पास कहलाता है नल वेक्टर। अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं इक्वल वेक्टर के कंसेप्ट की तरफ कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा बच्चों, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। हम कहेंगे कि दो वेक्टर हमारे पास इक्वल हैं इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर उनका सेम मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, सेम डायरेक्शन हो। बेटा वेक्टर्स में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जब किसी वेक्टर्स की, नंबर ऑफ वेक्टर्स की सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाए तो हम कहेंगे कि वो वेक्टर्स क्या हैं? इक्वल हैं। जैसे कि बेटा अगर हम कहें कि दो वेक्टर ए और बी इक्वल हैं, तो इसमें क्या होगा बेटा कि ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए बेटा, और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। इनकी लेंथ भी सेम, इनकी डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। तो हम कहेंगे कि ये दो वेक्टर्स क्या हैं बेटा? इक्वल हैं। ए इज इक्वल टू बी। तो वेक्टर्स में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जब दोनों सेम हो गई तो हम कहेंगे कि दो वेक्टर्स क्या हैं? इक्वल हैं। अच्छा बेटा, अब हमारे पास आपने ये बताना है कि क्या ये दो वेक्टर्स इक्वल हैं। लेट्स से बेटा ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी। बच्चों मुझे तो लग रहा है कि ये वेक्टर इक्वल हैं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है हमारे पास? बिल्कुल इक्वल आ रहा है। इक्वल, ये देखें सेम मैग्नीट्यूड। लेकिन बेटा ये वेक्टर इक्वल नहीं है। उसकी वजह क्या है? बेशक इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, साइज बिल्कुल सेम है, लेकिन बेटा इनकी डायरेक्शंस डिफरेंट हैं। तो ये वेक्टर्स हमारे पास इक्वल नहीं हैं। ए इज नॉट इक्वल टू बी। अच्छा बेटा, अब ये बताएं कि क्या ये वेक्टर्स इक्वल होंगे? बेटा ये वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, तो बच्चों ये वेक्टर्स भी इक्वल नहीं होंगे। अगरचे इनकी डायरेक्शन सेम है, लेकिन बेटा इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो वेक्टर्स के इक्वल होने की शर्त क्या है बेटा? कि वेक्टर्स तब इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, साइज भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो उन वेक्टर्स को हम कहते हैं कि ये वेक्टर्स क्या हैं? इक्वल हैं। बेशक उनका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो। स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होने का मतलब है कि बेटा इस वेक्टर ने यहां से स्टार्ट लिया ए और दूसरा वेक्टर बी इसके बिल्कुल साइज में इक्वल है, लेकिन उसने स्टार्ट यहां से लिया है। बेशक इनके स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो, लेकिन अगर इनके साइज हमारे पास सेम हो गए, इनके साइज सेम हो गए, तो हम कहेंगे कि ये दो वेक्टर्स क्या हैं बेटा? इक्वल हैं। आई होप सो बच्चे आज के इस लेक्चर को आपने अच्छे से लर्न कर लिया होगा। मिलते हैं कल, हम इसी लेक्चर की नेक्स्ट सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा मिलते हैं कल की वीडियो।